अब तक हमने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो एजुलिन है वो काफ़ी आसानी से उस आइलैंड का ओनर बन जाता है। और यहाँ तक कि हमारा जो मेन कैरेक्टर नेदर एबेसिस का जो गोल्ड क्लैन का लीडर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हरा देता है। और इस चैप्टर की भी शुरुआत उसी नेदर एबेसिस के जो गोल्ड क्लैन का लीडर है उससे होती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से मार खाने की वजह से उसकी जो हालत होती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। और खून खांसते हुए कहता है कि जो एजुलिन है वो सच में एक ट्रू इमोर्टल है। इस बार में काफ़ी ज़्यादा लकी था कि वहाँ पर सिर्फ उसका अवतार था, अगर उसकी असली बॉडी वहाँ पर होती तो मेकअप का ही मारा जा चुका होता। गोल्ड क्लैन का लीडर ये सब सोच रहा होता है कि तभी गोल्ड क्लैन के लीडर के पास वही एनवर आते उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मिशन में फेल हो चुके हो। जिस बात को सुनने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर है वो एनवर से कहता है कि हाँ, हम लोग मिशन में फेल हो चुके हैं, क्योंकि जो एजुलिन है उसने अपनी असली कल्टीवेशन को छुपा के रखा था। जो एजुलिन है वो ट्रू इमोर्टल लेवल पर है, और यहाँ तक कि हमारा जो नेदर आर्टिफैक्ट है वो भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। जिस बात को सुनने के बाद जो एनवाई है वो गोल्ड क्लैन के लीडर से कहता है कि हमारा जो आर्टिफैक्ट है उसकी जो पावर है फिफ्थ हेवन ट्रू इमोर्टल यानी कि फिफ्थ लेवल वाले ट्रू इमोर्टल जितनी थी, तो फिर क्या एजुलिन की जो पावर है वो सिक्स्थ इमोर्टल लेवल से भी आगे जा चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर था वो ऐसे कहता है कि मैं उसकी असली पावर को तो जान नहीं पाया, लेकिन हमारे आर्टिफैक्ट के अंदर से जो नो ड्रैगन्स निकले थे उन नो ड्रैगन को जो एजोलिन ने उसने सिर्फ अपने थूक से ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद जो एनोए वो भी काफी ज्यादा चौंके हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एजोलिन है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अच्छा हुआ, अगर मिशन काफी ज्यादा आसान होता तो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसको उसकी कीमत चुकानी ही होगी। जिस बात को सुनने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर होता है वो एनवाई से कहता है कि क्या आपने अगले प्लान के बारे में सोच लिया है। गोल्ड क्लैन के लीडर की बात सुनने के बाद जो एनवाई उसे कहता है कि जो नेदर एबेसिस है उसे हमारे एंसेस्टर ने ढूंढा है, और इस नेदर एबेसिस के मिट्टी के अंदर एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। यहाँ तक कि अगर कुनलुन रिलम का कोई इमोर्टल भी यहाँ पर आएगा तो वो कभी भी जिंदा लौट कर नहीं वापस जा पाएगा, और एक लौटे एजुलियन को मारना एक चींटी को मसलने जितना आसान होगा। एनवाई के बात सुनने के बाद जो गोल्ड का लीडर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नेदर एबेसिस के अंदर इतनी ज्यादा पावर होगी, लेकिन आखिर हम ईस्टर डोबेन के उन कल्टीवेटर्स को इस पावर की तरफ कैसे आकर्षित करेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो एनवाई है वो हंसते हुए कहता है कि मैंने जो बाहर अपने प्यादे छोड़े हुए वो कब काम आएंगे। उस एनोई के इतना कहने के साथ ही हमें फिर इमोर्टल सेट के होलिसन को दिखाया जाता है, जिससे कि किसी तरह का एहसास हो जाता है, लेकिन वो किस तरह का एहसास होता है वो हमें अभी तक नहीं बताया गया होता है, क्योंकि वहां पर से सीन चेंज होकर हमें एलून इमोर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सेट मास्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को वापस आता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बाहर की तरफ सारे के सारे लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं कि तुम असेंड हो चुके हो, यानी कि तुम एक ट्रू इमोर्टल बन चुके हो। और जो शॉर्ट पिक का पिक मास्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तो आप हमसे जानबूझकर इतने समय से इस बात को छुपा रहे थे। शॉर्ट पिक मास्टर की ये बात सुनने के बाद जो लेडी पिक मास्टर होती है वो उससे कहती है कि जरा अपने शब्दों को संभालिए। जो जूनियर ब्रदर है वो अपने हाथ दाव को टेम्पर कर रहे थे, जिसके वजह से वो सारे लोगों के बीच में घुल मिल रहे थे। उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो हमसे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है। उन लोगों के इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि हो थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे लोग ही रहना काफी ज्यादा पसंद है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से एक्टिंग करता हुआ देखने के बाद जो हंग्यो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाकर कहता है कि जरा उसके चेहरे को तो देखो, वो फिर से कितना ज्यादा बुरी तरीके से एक्टिंग कर रहा है। और जो लियो हो जाता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर इतना भी ज्यादा नरम दिल मत बनिए, आपने फॉलन इमोर्टल आइलैंड को इनहेरिट किया है जो कि इमोर्टल रिलम का टॉप टायर इनहेरिटेंस है। और जैसे ही लियो उस आइलैंड के बारे में बात करता है तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनके आंखें चमक जाते हैं। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जूनियर ब्रदर जल्दी से हमें उस इनहेरिटेंस को दिखाइए ना, शायद उस इनहेरिटेंस को देखने के बाद हमें भी अपने इमोर्टल रास्ते पर चलने में मदद मिल पाए। उन लोगों की ये बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने हाथों के ऊपर उस आइलैंड को अपेयर करते हुए उन लोगों से कहता है कि ली होंगशी का फॉलन इमोर्टल आइलैंड है जो कि मुझे विरासत में मिला है, लेकिन तुम लोग इमोर्टल बन सकते हो या फिर नहीं ये सब तुम्हारे खुद के नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों के ऊपर तैरते हुए इतने छोटे से आइलैंड को देखने
करने के बाद जो स्वॉर्ड पिक मास्टर होता है वो कहता है कि आइलैंड इतना छोटा क्यों है, आखिर हम इसके अंदर कैसे जा सकते हैं। और जो लेडी पिक मास्टर होती है वो कहती है कि मुझे अब ये मत बताना कि ये सिर्फ एक मैजिक ट्रेजर है। उन लोगों की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उनसे कहता है कि दिखने में छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इस आइलैंड के अंदर अपनी खुद की दुनिया है जिसके के अंदर काफी सारे रिसोर्सेस है। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनने के बाद जो ली जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर चलो फिर से इस आइलैंड के ऊपर चलते हैं, शायद हमें भी इमोर्टल बनने की कोई अपॉर्चुनिटी मिले। और जो होंगे वो भी लालची बनते हुए कहता है कि शायद मेरा फिर से ट्रू इमोर्टल बनने का यही एक रास्ता हो सकता है। लिऊ जी के बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि जो कि तुम अंदर जाने के लिए इतने ही ज्यादा उतावले हो रहे हो तो फिर चलो अंदर की तरफ चलते हैं, लेकिन तुम्हारी जो डेस्टिनी यानी कि तुम्हारी जो किस्मत है वो तुम्हारे ही हाथों में है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस आइलैंड को एक्टिवेट करते हुए एलियन इमोर्टल सेट के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को उस आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। उस आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हमें लिऊ जी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर वो अकेला होता है जिसकी वजह से वो कहता है कि सारे के सारे लोग कहाँ पर चले गए, मैं अकेला यहाँ पर क्यों हो। और इसके अलावा ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है कि तभी लिऊ जी की नजर सामने की ओर पड़ती है जहाँ और वही चिड़िया बेटी होती है जिसको कि हमारा जो लिऊ जी ट्रायल के दौरान माउंट बनाकर घूम रहा होता है, उसे वहां पर जिंदा देखने के बाद जो लिऊ जी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जोर जोर से उछलते हुए उछलते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लेकिन लिऊ जी को इस तरह से चिल्लाता और उछलता हुआ देखने के बाद वो चिड़िया कुछ भी समझ नहीं पाती। और उसके अलावा जो चिड़िया है वो लिऊ जी से परेशान होकर लिऊ जी के ऊपर सबसे पहले तो टट्टी करती है और उड़ते हुए वहां पर से चली जाती है। और चिड़िया की इस तरह के हरकतें देखने के बाद जो लिऊ जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि ये बड़े पंछी मत भागो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। अरे यार अगर तुम मुझे पहचान नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ इस तरह का घिनौना बर्ताव करो। लेकिन तभी लिऊ जी के आंखों के सामने से एक सुनहरा पंख उड़कर जाने लगता है, जिस सुनहरे पंख को देखने के बाद जो लिऊ जी जल्दी से उस सुनहरे पंख को पकड़ते हुए कहता है कि तो एक टॉप टायर फोर्जिंग मटेरियल है, अगर मैं इस फोर्जिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक ब्लेड बना दूं तो वो इमोर्टल लेवल के वेपन को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन ये जो गोल्डन फिदर है वो मेरे पहले वाले पंछी का जो गोल्डन फिदर है उससे काफी ज्यादा अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो है वो मेरा पुराना वाला पंछी नहीं है बल्कि ये कोई एंशिएंट इमोर्टल स्पिरिट है। हमारे लिए उजी कितना कहने के साथ है वहां पर से सीन चेंज होकर में किसी और जगह पर किसी और का सीन दिखाया जाता है। अभी ये कौन है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में कुछ याद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये जो कैरेक्टर है वो जमीन पर पड़ी हुई किसी तरह के रंग बिरंगी चीज को खा रहा होता है, लेकिन उसका जो स्वाद होता है वो सच में काफी ज्यादा घटिया होता है कि तभी उसकी नजर सामने की ओर पड़ती है जहाँ पर सामने की ओर एक स्पिरिट बिस्ट होता है जो कि वहां पर टट्टी कर रहा होता है। उसकी जो टट्टी होती है बिल्कुल वही सी होती है जैसे कि वो कैरेक्टर खा रहा होता है। और जैसे उसे पता चल जाता है कि वो किसी स्पिरिट बिस्ट की टट्टी खा रहा है तो वो वहीं पर ही उल्टियां करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से दिलासा देते हुए कहता है कि लेकिन इस टट्टी के अंदर काफी ज्यादा इमोर्टल पावर है और अपनी कल्टीवेशन के खातिर मैं इस तरह की घटिया चीज को भी किसी तरह से सह लूंगा। उसके इतना कहने के साथ ही वहां पर से सीन चेंज होकर में किसी और जगह पर किसी और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके के सामने काफी ज्यादा बड़ा रहने होता है, जिसके के सीन के अंदर से काफी ज्यादा थंडर एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसके अंदर से उस थंडर एनर्जी को बाहर निकलता हुआ देखने के बाद वो जो कैरेक्टर है वो कहता है कि क्या ये जो स्पिरिट है वो इस तरह से इस लाइटिंग को कंट्रोल कर सकता है। और मैं काफी समय से अपने थंडरफाट यानी कि मैं जिस थंडर की कल्टीवेशन करता हूँ उस कल्टीवेशन में अटक चुका हूँ, लेकिन इसको इस तरह से करता हुआ देखने के बाद मेरी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से खुल गई। उस आदमी के इतना कहने के साथ ही वहां पर से सीन चेंज होकर एक लड़की को दिखाई जाता है जो कि फूलों के गार्डन में बैठी होती है, लेकिन वो इस तरह से उस फूलों के गार्डन में नहीं बैठी होती क्योंकि वहां पर उसे रहना काफी ज्यादा पसंद होता है। कुछ ही समय के अंदर उसने वहां पर रहकर अपने लिए एक सुटेबल कल्टीवेशन टेक्निक को भी बना लिया होता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में हमारे होंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर उड़ने वाली पंछियों को देखने के बाद कहता है कि ये जो सारी की सारी चीजें वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिन से आती है, लेकिन इस तरह की इमोर्टल फेट मेरी किस्मत में क्यों लिखी नहीं है। और ये सब कहते कहते हम एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा घर होता है। उस घर को वहां पर देखने के बाद जो हंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये कोर्टयार्ड क्या कर रहा है, क्या ये किसी तरह का सेलेस्टियल रेसिडेंस है। इतना कहने के बाद जो हंग है उसी 10 कोर्टयार्ड के दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि आखिर इस कोर्टयार्ड के अंदर किस तरह की इनहेरिटेंस छुपी हुई होगी, बस मुझे काफी ज्यादा अच्छी इनहेरिटेंस देना, मुझे निराश बिल्कुल भी मत करना।
इतना कहने के बाद जब हम उस कोर्टयार्ड के अंदर चला जाता है तो हमको सबसे पहले वहाँ पर एक छोटा सा तालाब मिलता है जिसके के अंदर 3 मछलियाँ तैर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक गधा आकर हमारे हम को मेरा बच्चा कहकर पुकारने लगता है, जिसे इस तरह से चिल्लाता हुआ देखने के बाद जो होंगे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और पूरा कोर्टयार्ड घूमने के बावजूद भी हमारे हम को एक ढंग की इनहेरिटेंस नहीं मिली होती, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बाजू में जो लकड़ी की दीवार होती है उसके ऊपर एक जोरदार गुस्सा मारता है और हम के गुस्से की वजह से उसके ऊपर रखे हुए एक फ्लावर पॉट जो है वो नीचे गिर जाता है। और जैसे वो फ्लावर पॉट नीचे गिर कर टूट जाता है, वैसे उस फ्लावर पॉट के अंदर जो कोई भी प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी वो बाहर निकलने लगती है, जिस एनर्जी को देखने के बाद जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक लेजेंडरी हर्ब, इस लेजेंडरी हर्ब के लिए जो इमोर्टल्स है वो भी एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। हम उस हब के बारे में सोच रहा होता है कि तभी हम के साइड से एक फ्यूनिक्स बाहर निकलता है, जिस फ्यूनिक्स को देखने के बाद हमारे जो होंगे और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हमें उस छोटे से तालाब के अंदर तैर रही मछली को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। देखते ही देखते वो जो मछली ड्रैगन के अंदर बदल जाती है और काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ उस पॉन्ड से बाहर निकल जाती है। और उस ड्रैगन को वहाँ पर देखने के बाद जो होंगे और भी ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि तो एक प्योर ब्लड 5 किलो गोल्डन ड्रैगन है। आखिर इस जगह के इस जगह पर इतने ज़्यादा पावरफुल बीस्ट क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक इमोर्टल हब मिले, फिर एक फिनिक्स, अब ये ड्रैगन। हम कितना कहने की ही देरी थी कि तभी हमें उस गधे को दिखाया जाता है जिसका कि जो अपीयरेंस है पूरी तरीके से बदल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। इतने ज़्यादा बड़े गधे को अपने सामने देखने के बाद जो होंगे उसके फट के चौदह नहीं चौसठ हो जाते हैं कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है और हम को नीचे बैठा हुआ दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है वैसे ही जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो वापस से पहले जैसी हो जाती है। और हमको उस गधे से इतना ज़्यादा डरता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि आखिर रेबेलियस डिसाइपल इतना ज़्यादा डरपोक कब से बन गया। और जैसे हमको पता चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच चुका है, वैसे ही जो होंगे वो जल्दी से खड़ा होकर काफ़ी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भागने लगते और भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर मास्टर मुझे बचाइए। हमको इस तरह से चिल्लाता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि लेकिन आखिर में तुम्हें किससे बचाओ, इन मुर्गियों या फिर इस गधे से। सॉरी मुझे माफ कर देना। हमारे हमको सबसे पहले जो हब मिली होती है वो हब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर उस हब को कोई इमोर्टल भी छू लेना तो वो इमोर्टल भी वहीं पर ही खाक बन जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो होंगे वो हमारे होंग से कहता है कि वो कोई चिकन्स नहीं बल्कि फिनिक्स है, ये जो गधा है वो कोई मामूली गधा नहीं बल्कि एक सुप्रीम ग्रेड का डीमन है। और वहाँ पर गिरा हुई जो हर्ब है वो बर्निंग इमोर्टल ग्रास है, जो कि इमोर्टल्स को भी काफी आसानी से खत्म कर सकती है। होंग की सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, कि तुमने बुखार है, आखिर तुमने बताए हुए फिनिक्स ड्रैगन्स और हब कहाँ पर है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे पीछे मुड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को एक तरफ इशारा करते हैं, उससे कहते हैं कि वहां पर। लेकिन जब हम उस तरफ देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी था वो फिर से नॉर्मल बन चुका होता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगे वो पूरी तरीके से सदमे में जाते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर जैसी चीजें वैसी तो कुछ समय पहले बिल्कुल भी नहीं थी। हम की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सबसे पहले तो वहां पर रखी हुई मुर्गियों को जाकर चेक करने लगता है, जहाँ पर मुर्गियों को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि एक मुर्गी इंटरेस्टिंग, तुम्हें देखने के बाद मुझे एक पुरानी दोस्त की याद आ रही है। लेकिन अभी अभी मेरे डिसाइपल ने जो कुछ भी कहा क्या वो सारी सच बातें हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को उस मुर्गी से इस तरह से बात करता हुआ देखने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए तो उसके ऊपर चिल्लाते उससे कहता है कि मास्टर प्रिटेंड करना बंद कर दीजिए कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होंगे किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए सीधा अपने गधे को सहलाने लगता है। इस गधे को अपने पहचाना कि ये वही गधा है जिसके का हमारा मेन कैरेक्टर माउंट बनाकर घूम रहा होता है। उस गधे को सहलाते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहते हैं कि बाकी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरा लिटिल गे है, आखिर ये कैसे डीमन हो सकती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस हब के पास जाकर उस हब को उठा लेता और होंग से कहता है कि एक मामूली सी ग्रास से आखिर इमोर्टल को कैसे मार सकती है। लिटिल हम तुम मुझे बताओ कि इमोर्टल बनने की चाह में तुम पागल तो नहीं हुए हो ना, या फिर तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और वहां पर की सारी चीजों को इस तरह से बदलता हुआ देखने के बाद जो होंगे पूरी तरीके से पागल हो जाता और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों बदल रही है। हमको इस तरह से बर्ताव करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि इतना भी ज्यादा मत सोचो, चलो यहाँ पर से चलते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुन
सुनने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हम बस यूं ही जा रहे हैं, यहाँ पर जरूरी कुछ छुपा हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर से जाना नहीं चाहते तो तुम यहीं पर ही रुक सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा डर जाते और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा। हम के इतना कहने के साथ ही जो होंगे और जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कोर्टयार्ड से बाहर आ जाते। कोर्टयार्ड से बाहर आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है गहरी सी सांस छोड़ते और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से गहरी सी सांस छोड़ता हुआ देखने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर आप नाटक कर रहे थे। हम के बाद सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि चुप रहो पूछो मत, जिन्हें पता है उन्हें पता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से फिर से एक्टिंग करता हुआ देखने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हैं। उससे कहता है कि फिर से तुम ये मिस्टीरियस से हरकतें करने लग गए, धिक्कार है तुम जैसे बूढ़े मास्टर के ऊपर। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि काफी ज्यादा डरावना था ये जो छोटा सा कोर्टयार्ड है, वो कुनलुन रेलम के सबसे ज्यादा खतरनाक और फॉरबिडन जगहों में से एक आता है। इस जगह के अंदर के हर चीज का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिन होगा। हालांकि ये जो इमोर्टल आइलैंड है वो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन मैं उन पर पूरी तरह से काबू नहीं कर सकता। लगता है कि सच्चाई तब भी सामने आएगी जब सही समय आएगा। फिर हमें उस कोर्टयार्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो मुर्गी होती है जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा वो जो मास्टर है वो मुझसे किस तरह से बात कर रहा था। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरी मुर्गी होती है पहले वाली मुर्गी से कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो नया आइसलैंड का मास्टर है वो ये जानता है कि जो ग्रैनी होंगे वो कितनी ज्यादा लवली है। तभी जो हमारा लिटिल ग्रे होता है वो कहता है कि लेकिन ये जो नया आइलैंड मास्टर है आखिर उसका टेस्ट इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है, आखिर मुझे वो लिटिल ग्रे जैसा खराब नाम कैसे दे सकता है। लेकिन तभी हमें उसे हब को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ में बदल चुका होता और यहाँ तक कि वो बातचीत भी कर सकता था। उन लोगों को बातचीत करता हुआ देखने के बाद वो जो हब होता है उन लोगों से कहता है कि चुप हो जाओ, नई इमोर्टल मास्टर का आने का मतलब ये है कि जो किस्मत का पहिया है वो घूमना शुरू हो चुका है। हमें बस उसको असिस्ट करते हुए जो कुल्लू ने उसे प्रोटेक्ट करना है। जिस बात को सुनने के बाद जो ग्रैनी हुआंग होती है वो कहती है कि नई एलियन मास्टर की जो कल्टीवेशन है वो सच में काफी ज्यादा कमजोर है, वो अभी ट्रू इमोर्टल के 6th लेवल पर है। और इसके अलावा हम काफी समय से यहाँ पर सील है जिसके वजह से हमारी जो कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, जिसके वजह से उसे असिस्ट करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो ड्रैगन है वो कहता है कि जो कुल्लू ने फिर से जिंदा हो रहा है, लेकिन जो हेवनली लॉ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से अगर हमने कुछ जल्दबाजी की तो हमें ही काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद जो हब होता है उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ, लेकिन जो पुराने आइलैंड मास्टर ल्यू थे उन्होंने उसे चुना है, इसका ये मतलब है कि वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है। हमें बस उसका ग्रो करने का इंतजार करना है और जब उसे जरूरत पड़ेगी तब हमें उसकी मदद करनी है। फिर हमें सीधा 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस इमोर्टल आइलैंड के अंदर हमारे यूलिन या फिर जोंटिया सेट के जितने भी लोग गए होते हैं वो सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। उस आइलैंड के ऊपर से बाहर आ जाने के बाद जो एक लीडर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है। उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को उस आइलैंड के ऊपर जाने का मौका देने की वजह से। उस आइलैंड के ऊपर जाने की वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला, यहाँ तक कि कई सारे लोग रेवोल्यूशन रिलम में ब्रेक थ्रू भी कर चुके हैं। सिख लीडर की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सिख लीडर से कहता है कि मुझे शुक्रिया अदा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस आइलैंड के ऊपर तुम्हें जो कोई भी ट्रेजर मिला है या फिर तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो सब तुम्हारी किस्मत के बदौलत तुम्हें मिला है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते कि तभी वहां पर एक ट्रांसमिशन तालिस्मन आ जाता है। जिस ट्रांसमिशन तालिस्मन को देखने के बाद जो सिख लीडर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि एक ट्रांसमिशन तालिस्मन, आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई कि इस तालिस्मन का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना कहने के बाद जब सिख लीडर उस ट्रांसमिशन तालिस्मन को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और सिख लीडर को इतना ज्यादा चौंकता हुआ देखने के बाद जो लेडी पिक मास्टर होती है सिख लीडर से कहती है कि सिख मास्टर आखिर क्या हुआ। जिस बात को सुनने के बाद जो सिख लीडर होता है वो कहता है कि जो फिदर इमोर्टल सेठ है उन्होंने सारी की सारी आर्मी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है ताकि वो नेदर एबेसिस के ऊपर हमला करते हुए जो फ्यूचर में खतरा कर देने वाली चीज है उन सारी चीजों को खत्म कर दे। जिस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड पिक मास्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर फिदर इमोर्टल सेठ ने इस तरह से अपना रुख क्यों बदल दिया। आखिर वो सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हुए नेदर एबेसिस के ऊपर सीधा
हमला क्यों कर रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो सेक लीडर उसे कहता है कि इतना आसान नहीं होगा। हालांकि जूनियर ब्रदर ए ने नेदर एबेसिस को बुरी तरीके से डैमेज किया था, लेकिन उन लोगों ने अपने सारे के सारे एलाइट आर्मी को इकट्ठा करना ये दिखाता है कि उनका कोई और ही मकसद है। फिर जो सेक लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जूनियर ब्रदर ए, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें भी नेदर एबेसिस में जाना चाहिए। सेक लीडर के इतना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको नई चेकिंग लोकेशन दी जाती है। आपको नेदर एबेसिस में जाकर चेक इन करना होगा और अगर आपने सक्सेसफुली चेक इन किया तो आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मिंगियो ने पहले कहा था कि जो फिदर इमोर्टल सेक्ट है उसका नेदर एबेसिस से कोई ना कोई संबंध है, जिसके वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। लेकिन उस समय तो फिदर इमोर्टल सेक्ट ने मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से फंसाया था, लेकिन इस बार मैं खुद जाकर देखूंगा कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के बात को मान जाता है। उसे कहता है कि जो सियाना है वहां पर सारे के सारे लोग 3 दिनों के अंदर गैदर होने वाले हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग को आवाज लगाते उससे कहता है कि डिसाइपल कुनपेंग चलो हमें जाना है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ हमें सीधा 3 दिनों के बाद ईस्टर्न रीजन के शहनाई पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। और उसी शहनाई पास के पास हमें ग्रेट एल्डर और फिदर इमोटो सेट के सेक लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं सेक लीडर से कहता है कि सेक लीडर जो सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा स्मूथली चल रही है और इसके अलावा ईस्टर्न सेट के अंदर जितने भी पावरफुल पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बस एक आदमी अभी तक नहीं पहुंचा है। ग्रेट एल्डर के इतना कहने के साथ ही हमें वहां पर अलग अलग सेट के लोगों को दिखाया जाता है जो कि फिदर इमोर्टल सेट का साथ देने के लिए वहां पर आए होते हैं। उन सारे सेट के लोगों को वहां पर देखने के बाद जो फिदर इमोर्टल सेट का जो लीडर होता है उनको शुक्रिया अदा करते हैं। उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। सेट लीडर के इतना कहने के साथ ही वहां पर हमारे जो मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग के साथ पहुंच जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के कुनपेंग को देखने के बाद वहां पर के सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि वहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आ चुका है। फिर हमें 10 दिन पहले का फिदर इमोर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ग्रेट एल्डर है वो सेट लीडर के पास आकर उससे कहता है कि हम जिस इनहेरिटेंस को पाने के लिए गए थे वो इनहेरिटेंस हमारे हाथ से चली गई है, और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनवॉइस का अगला इंस्ट्रक्शन क्या है। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनने के बाद जो सेक लीडर है उसे कहता है कि जो इनवॉय है वो ऐसा चाहता है कि जो 14 स्टेट्स के पावर हाउसेस है, यानी कि जो पावरफुल पावरफुल कल्टीवेटर्स है, उन लोगों को इकट्ठा करते हुए जो नेदर एबेसिस से उसके ऊपर हमला कर दे। जिस बात को सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या नेदर एबेसिस के ऊपर हमला करना, लेकिन हम लोग तो अलाइज है ना, आखिर हम उनके ऊपर कैसे हमला कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एजोलिन ने जब से नेदर एबेसिस को काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर दिया और यहाँ तक कि उनका जो स्टारगेट का प्लान है उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो नेदर एबेसिस को पूरी तरह से अबेंडन करते हुए हमारे फिदर इमोर्टल सेट को सपोर्ट करते हुए एक नया लीडर बनाना चाहते हैं। ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद जो सेक लीडर उसे कहता है कि जो नेदर एबेसिस है वो इनवाई के एंसेस्ट्रल जगह है, जिसके वजह से वो इतने आसानी से उसे नहीं छोड़ देंगे। और इसके अलावा उन लोगों ने सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर को इकट्ठा करते हुए नेदर एबेसिस के ऊपर हमला करने के लिए कहा है। इसका ये मतलब है कि उन्होंने जरूर नेदर एबेसिस के अंदर हमारे लिए जाल बिछा के रखा होगा और वो हमारे अंदर आने का इंतजार ही कर रहे होंगे, और जब हम नेदर एबेसिस के ऊपर हमला करने के लिए उसके अंदर चले जाएंगे तब वो उस ट्रैप को एक्टिवेट कर लेंगे, जिसके वजह से वो एक ही समय पर ईस्टर्न रीजन के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सारे एक्सपर्ट को एक ही समय पर खत्म कर दे। सेक लीडर की बात सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है वो सेक लीडर से कहता है कि सेक लीडर ये जो प्लान है सच में काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, और अगर ये प्लान एक बार सक्सेस हो जाता है तो ईस्टर्न रीजन के जितने भी पावर हाउसेस है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, जिसके वजह से जो यावा गेट है वो काफी आसानी से ईस्टर्न रीजन के ऊपर राज कर पाएगा। ग्रेट एल्डर के बात सुनने के बाद जो सेक लीडर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि इस रीजन के बाहर की जो फोर्सेस है सच में काफी ज्यादा रूथलेस है, जिसके वजह से यावा गेट के साथ हमारा हाथ मिलाना सबसे ज्यादा सही डिसीजन था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने अपने कुनपेंग के साथ एक काफी ज्यादा ग्रैंड एंट्री ली होती है, जिस कुनपेंग को देखने के बाद जो नीचे खड़े हुए छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी कुनपेंग का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस प्रेशर
कल्टीवेटर के सामने जो कल्टीवेटर से वो सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर आता हुआ देखने के बाद जो फिर इमोटल सेट का जो लीडर है काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम चाहे कितना भी ज्यादा एरोगेंट बनो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, इसके बाद तुम कभी भी एरोगेंट बनोगे नहीं क्योंकि तुम मारे जाओगे। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुनपेंग से कहता है कि कुनपेंग थोड़ा सा शांत हो जाओ, इतना भी ज्यादा उनकी तरफ मत देखो, तुम उन लोगों को डरा रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर कुनपेंग के साथ बात कर रहा होता है कि तभी वहां पर जुई आती है, वह हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करने लगता है। जुई को वहां पर देखने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर को कहता है कि लिटिल जुई तुम भी यहाँ पर हो। जिस बात को सुनने के बाद जो बाकी के कल्टीवेटर्स होते हो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि ईस्टर्न रीजन के नंबर 1 स्वॉर्ड इमोर्टल को वो इतनी आसानी से लिटिल जुई कहकर पुकार रहा है, क्या मैंने सही सुना है या फिर मेरे कानों में कुछ चला गया है जिसकी वजह से मैंने सुनने में कुछ गलती की है। और जो फिदर इमोटल सेट का जो सेट लीडर है वो कहता है कि जो जुई वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता था, लेकिन आखिर वो इस जैसा कहा जाना कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये जूलियन तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। फिर हमें जुई को दिखाई जाता है, पहली बार उसे देखने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर से काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे लिसनर जुई कहकर पुकारा होता है, लेकिन अगले ही पल जो जुई अपने एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से बदलते हुए कहता है कि हाँ लिटिल जुई आपकी खिदमत में यहाँ पर हाजिर है। और जुई को हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी ज्यादा चाहता हुआ देखने के बाद जो फिदर इमोटल सेट और बाकी के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने आप को इतना ज्यादा समझने वाला जुई भी हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी ज्यादा चाट रहा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहां पर नीचे आए हुए कल्टीवेटर की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे चेहरे जो कि मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें वहां पर अंकल फैन और लिंगर को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मास्टर ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिलूंगी। लिंगर को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से उसके पास आते हुए उसके सर को सहलाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, जो कुंदन में फिर से रिवाइव हो रहा है, जिसके वजह से अगर तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी तो तुम मुझे भी सरपास कर सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर लिंगर से बातचीत कर ही रहा होता है कि तभी भीड़ में से एक जो बुड्ढा है काफी ज्यादा उछल उछल कर हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज लगाते है, उससे कहता है कि आपको क्या मैं याद हूँ। जिस बुड्ढे आदमी को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि शायद तुम मुझे याद नहीं है, तुम कौन हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बुड्ढा आदमी वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते है, उसे कहता है कि मैं लिंग्स और जुई फैमिली का एंसेस्टर, आपने मेरे बैंकेट को एक बार अटेंड किया था और आपकी खातिर मैंने अपने दोनों बच्चों को क्रिपल भी किया था। उस बुढ़े आदमी की ये बात सुनने के बाद जो लिंगर है कुछ समझ नहीं पाते और कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो यंग मास्टर ये है वो इस तरह के पर्सन हो गए। और लिंगर को इतना ज्यादा रिएक्ट करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंगर से कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ। और साथ ही में हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में उस बुढ़े आदमी से कहता है कि अगर तुमने ठीक ठीक से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो बुढ़ा आदमी है वो तोते की तरह बोलने लगकर उसे कहता है कि मेरे जो दोनों बच्चे थे उन लोगों ने आपके डिसाइपल ब्लेड डीमन को काफी ज्यादा ऑफेंड किया था, जिसके वजह से मैंने आपके डिसाइपल को न्याय देने के लिए उन्हें क्रिपल किया था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बुढ़े के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते है, उसे कहते हैं कि तुम बूढ़े गुस्से आदमी कहिए कि अगली बार जब भी बोलोगे तब साफ साफ बोलना। लेकिन तब पीछे से फिर इमोटल सेट का जो सेट लीडर है वो आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रेट करने लगता है, उसे कहता है कि हमारे साथ हमारे आर्मी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इमोटल सेट के लीडर को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अच्छा तो तुम फिर इमोटल सेट के मास्टर हो। जो बड़े बड़े सेट होते हो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, क्योंकि मैंने आपके सेट के कई सारे लोगों को मार दिया है फिर भी आपने इतने सारे लोगों के यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो फिर इमोटल सेट का जो लीडर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अभी वो हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसके वजह से वो शांति से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इमोटल ए तुम मजा कर रहे हो, हमारे फिर इमोटल सेट में किसी चीज की कमी नहीं है तो वो है लोग। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, उसे कहता है कि अरे हाँ तुम्हारा होलिसन कहाँ पर है, उसने मेरे कूनपेन के साथ लड़ाई करने की इच्छा जताई थी, लेकिन आखिर में मेरे कूनपेन ने उसे अपने सुसु से उसे पूरी तरह से भिगा दिया था।
जिस बात को सुनने के बाद जो फेदर इमोर्टल सेट का जो सेट लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अभी के समय के लिए मैं नेदर एबेसिस के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पीछे कोई ना कोई सेट को संभालने के लिए चाहिए था, इसीलिए मैंने होलिसन को मेरा सेट संभालने के लिए वहीं पर ही छोड़ दिया है। सेट लीडर की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कान में उंगली डालते हैं उसे कहता है कि आसान शब्दों में कहा जाए तो वो तुम्हारी गलतियां सुधारने के लिए पीछे नहीं रुक रहा है ना। अगर ऐसी बात है तो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी गड़बड़ी को काफी अच्छी तरीके से संभाल लेगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुड़कर वहां पर से जाने लगता और हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो सेट लीडर है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेट लीडर की काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ले लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कुनपिंग के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और बाकी के लोगों से कहता है कि बातचीत अब बस बहुत हो गई, चलो चलते हैं। और जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि चलो सीनियर ए को फॉलो करते हुए जो नेदर एबिसिस से उसे पूरी तरह से खत्म करते हैं। जो की ये बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्टेंट के साथ और बाकी के जो कल्टिवेटर्स है हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करते हुए जो स्टार गेट है उसकी तरफ जाने लगते हैं। सारे के सारे कल्टिवेटर्स को हमारे मेन कैरेक्टर को फॉलो करता हुआ देखने के बाद जो फिदर इमोटो सेट का जो सेट लीडर था काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है कि इस आर्मी का तो मुझे कमांडर होना चाहिए था, लेकिन सारे के सारे लोग तुम्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं। ये जुलियन बस तुम इंतजार करो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सेट लीडर के इतना कहने के साथ ही हमें नेदर एबेसिस की जो एंट्रेंस होती है उस एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल होता है जिसके के अंदर से काफी ज्यादा डार्क कलर की जो थंडर्स है वो जनरेट हो रहे होते हैं। वहीं पर ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग और बाकी के कल्टीवेटर्स के साथ पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो जुई है वो लिंगर से कहता है कि हम लोग पहुंच गए ईस्टर्न रीजन की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह डार्क एबेसिस। जिस बात को सुनने के बाद जो लिंगर है वो कहती है कि पिछली बार यंग मास्टर ए ने जो डार्क एबेसिस है उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से हराया था और इस बार हम लोग साथ में मिलकर उसके ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लिंगर की इतना कहने के साथ ही वहां पर के जितने भी कल्टीवेटर्स है जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि हाँ इस बार हम नेदर एबेसिस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक भी डीमन को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों के इतना कहने के साथ हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर उस टेलीपोर्टेशन से जो नेदर एबेसिस है उसकी तरफ जाने लगता है। और हमें फिर इमोर्टल सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि इस बात की काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं पूरी तरीके से पागल है, क्योंकि नेदर एबिसिस के अंदर उन लोगों ने काफी ज्यादा बड़ा जाल बिछा के रखा है जिस जाल के अंदर ये खुद ही चलकर फंसने वाले हैं। सेट लीडर के इतना कहने के साथ ही हमें उन सारे कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ नेदर एबिसिस के अंदर आ जाते हैं। नेदर एबिसिस के अंदर आ जाने के बाद जो लिंगर है वो कहती है कि इस नेदर एबेसिस के अंदर कितनी ज्यादा ठंड और उदासी है, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन तभी जो नेदर एबेसिस की डीमंस होती है उनकी नजर हमारे कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद जो पहले वाला डीमन है वो कहता है कि क्या सच में इंसान अंदर घुस आए हैं। और जो दूसरा डीमन होता है वो कहता है कि ये सब हमारे किंग की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ही अपनी जो फोर्सेस है उसे एक्सपेंड करने के लिए इंसानों की दुनिया में भेज दिया था। अब ये सारे के सारे जो इंसान है वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं। और जो तीसरा डीमन है वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर रहकर उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जब नेदर एबेसिस के लोगों ने हमारे इंसानों की दुनिया के ऊपर हमला किया था तब उनने कई सारे लोगों को मारा था। अब उन लोगों का मरने का जो बदला है वो लेने का समय आ चुका है। एक भी डीमन को यहाँ पर जिंदा मत छोड़ो, जाओ जाकर उनके ऊपर हमला कर दो। मैं उनसे खून का बदला लेने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहने के साथ ही वहां पर के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सीधा उन डीमंस के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। और हमारे कल्टीवेटर्स को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो डीमंस है वो भी उनके साथ लड़ाई करने के लिए नेदर एबेसिस के डीमंस और हमारे जो ह्यूमन कल्टीवेटर्स है उनके बीच में काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमारे जो होंगे वो भी अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमंस के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार रहा होता है। यहाँ तक कि हमारे जो ली उजी वो बिना पीछे हटते हुए अपने स्वord का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डेमोस को खत्म करते जा रहा होता है। और साथ ही में हमें फिर इमोर्टल सेट के सेट लीडर को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो डेमोस है उनके ऊपर हमला किया जा रहा होता है, जिसे इस तरह से हमला करता हुआ देखने के बाद जो बाकी के कल्टीवेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि जैसा कि हमने फिर इमोर्टल सेट के सेट मास्टर से एक्सपेक्ट किया था उनकी जो स्ट्रेंथ है सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमें सेट लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मैंने कुछ अपने पावर का नमूना दिखाते हुए इन लोगों को मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास दिला दिया है कि मैं उन्हीं की तरफ और मेरे पावर के साथ नेदर एबेसिस को डिस्ट्रॉय करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी।
और अब जो कि वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना शुरू कर चुके हैं, तो मुझे इन लोगों को किसी न किसी तरह से रॉयल सिटी में लेकर जाना होगा। इतना सोचने के बाद जो फिर इमोर्टल सेट का जैसे एक लीडर है वो हंसने लगता है, फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो, नेदर एबेसिस की जो मेन फोर्सेस थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब हमें आगे जाना होगा, जो रॉयल सिटी है वो आगे की तरफ है। सारे लोग मुझे फॉलो करो ताकि हम अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए जो नेदर एबेसिस का पहले से उसके ऊपर हमला कर जो नेदर एबेसिस का किंग डांगो है उसे खत्म कर दे। सेक लीडर की बात सुनने के बाद वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सेक लीडर की बातों में आ जाते हैं और काफी तेजी के साथ जो पहले से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुनपेन के ऊपर बैठकर वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें देख रहा होता है। और फिर उधर इमोर्टल सेट के सेक लीडर को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि वन चाहेगा अचानक से इतना ज्यादा रिएक्टिव कैसे हो गया। इसके अलावा उसने आर्मी की जो कमांड है उसे भी छीन लिए। ऐसा लगता है कि वो अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। और हमें से एक लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि जल्दी तुम नेदर एबेसिस की जाल में फंसकर बलि का बकरा बन जाओगे। और इसके अलावा एजुलियन, तुम्हारी भी मौत काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है। फिर वहां पर से सीन चेंज होकर हमें नेदर एबेसिस के जो इंपीरियल पैलेस है उस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गोल्ड क्लीन का लीडर होता है उसने अपनी सारी की सारी आर्मी को इकट्ठा कर लिया होता है कि तभी वहां पर इनवाय आते हुए जो गोल्ड क्लैन का लीडर है उससे कहता है कि मुझे पहले से ह्यूमन आर्मी का जो ऑरा है वो सेंस हो रहा है, वो हमारे काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, अब सही समय आ चुका है। इस बात को सुनने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर है वो एनवाय से कहता है कि हमारे डार्क एबेसिस ने अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को गवा दिया है। क्या सच में आपके पास एजुलिन और बाकी के लोगों को खत्म करने का रास्ता है? गोल्ड क्लैन के लीडर की बात सुनने के बाद जो एनवाय गोल्ड क्लैन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, मैं उन सारे लोगों को खत्म कर सकता हूँ, क्या तुम्हें मेरे बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? एनवाय की बात सुनने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर वो काफी ज्यादा डर जाता है। एनवाय से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जो कि आप अपने ऊपर इतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उन लोगों को खत्म कर सकते हैं, तो मैं निश्चित रह सकता हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने उनके लिए किस तरह का जाल बिछाया है। जिस बात को सुनने के बाद जो एनवाय गोल्ड क्लैन के लीडर से कहता है कि तुम इतने भी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो कि मैं तुम्हें मेरी सारी चीजों के बारे में बता दूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे जैसे मैं उन लोगों को खत्म करता जाऊंगा वैसे वैसे तुम अपनी आंखों से ये देख पाओगे कि आखिर मैंने उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय किया। इतना कहने के बाद जो एनवाय चलते हुए आगे जाकर अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है। जैसे एनवाय अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है वैसे ही आसमान से एक पिलर जो उड़ते हुए आकर सीधा एनवाय के सामने खड़ा हो जाता है। जिस पिलर को देखने के बाद जो एनवाय उसके ऊपर हाथ रखते हुए आसपास की काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करने लगता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि एजुलिन, जैसे तुम इस पैलेस के अंदर पहला कदम रखोगे वैसे ही मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आए हुए जितने भी ह्यूमन कल्टीवेटर्स है उन सारों को खत्म कर दूंगा। एनवाय के इतना कहने के साथ हमें ह्यूमन कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि जो फिर इमोर्टल सेट का जो लीडर है उसके लीडरशिप में काफी तेजी के साथ जो पहले से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और कुछ ही समय के अंदर जितने भी ह्यूमन कल्टीवेटर्स है वो एम्पायर पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। जिन ह्यूमन कल्टीवेटर्स को देखने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर होता है उन्हीं ह्यूमन कल्टीवेटर से कहते हैं कि ह्यूमन कल्टीवेटर, क्या तुम सच में मेरे डार्क एबेसिस के लॉयल सिटी के ऊपर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? और अब जो कि तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है तो फिर आज मैं सभी को यहीं पर ही दफनाऊंगा। गोल्ड क्लैन के लीडर की बात सुनने के बाद जो जी होता है वो अपने औरों को रिलीज करते हुए गोल्ड क्लैन के लीडर से कहता है कि जब तुम हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आए थे तब तुमने एक आर्टिफैक्ट के ऊपर रिलाई करते हुए मुझे सरप्राइज किया था। आज मैं उसका बदला तुमसे जरूर ले लूंगा, मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। हमारे जो को आगे आते हुए गोल्ड क्लैन के लीडर के ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो फिर इमोर्टल सेट का जो लीडर होता है उसे हमारे जुई के ऊपर हमला करने के एक मौका मिल जाता है। और जुई को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पीछे से जो फिर इमोर्टल सेट का जो लीडर उसके ऊपर हमला करने वाला है। गोल्ड क्लैन के लीडर के मुस्कान के साथ ही हमें फिर इमोर्टल सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों के अंदर एनर्जी गैदर करते हुए मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जुई की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने मुझे इतनी ज्यादा बड़ी ओपनिंग दी है कि जिस ओपनिंग का फायदा उठाते हुए मैं तुम्हें काफी ज्यादा घायल कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद जो फिर इमोर्टल सेट का जो सेट लीडर है वो हमारे जुई को खत्म करने के लिए पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला हमारे जुई को लग पाए उससे पहले ही जो होंगे वो अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए जो फिर इमोर्टल सेट का जो सेट लीडर उसे वहीं पर ही रोक लेता है और काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम कमी नहीं कही कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पीछे से किसी के ऊपर हमला कर तो उसे जान से मारने की कोशिश करने की।
और हॉन्ग को बीच में आता हुआ देखने के बाद जो फिर इमोर्टल सीट का जो सेक लीडर होगा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है कि तुम एजुलियन के बदबूदार डिसाइपल कहे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बीच में आने की। फिर इमोर्टल सीट के लीडर की बात सुनने के बाद जो होंगे उससे कहता है कि मास्टर ने पहले ही बाप लिया था कि तुम्हारा जो इरादा है वो बुरा है और उन्होंने मुझे खास तौर के ऊपर तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इन छोटी मोटी चालों से तुम किसी को पागल बना सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो सेक लीडर है वो कहता है कि जबकि मेरा राज खुल ही गया है तो मुझे और ज्यादा छिपने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद अपने और भी ज्यादा ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि जो ईस्टर्न रीजन है वो पहले से ही खत्म हो चुका है, अब एबेसल क्लैन का एरा आ चुका है। फिर वो गोल्ड क्लैन के लीडर से कहता है कि हमारा जो फिदर इमोर्टल सेक्ट है वो दिल से आपको फॉलो करते हुए जो एबेसल क्लैन है उसको ईस्टर्न रीजन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मदद करना चाहता है। और सिख लीडर को इस तरह से धोखा देता हुआ देखने के बाद जो ह्यूमन कल्टीवेटर्स होते उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहते कि वन चाहेंगे तुम गद्दार कहे कि आखिर हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास ही क्यों किया, आखिर हमने तुम्हारे साथ यहाँ पर आने की हिम्मत ही क्यों की, हमें पहले पता होता कि तुम दुश्मन हो तो हम तुम्हें कब का ही मार देते। और वांग को इस तरह से धोखा देता हुआ देखने के बाद जो जुई वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपने स्वord के अंदर एनर्जी गैदर करते हुए वांग की तरफ बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि तुम गद्दार कही कि तुम्हें तो सबसे पहले मर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपनी काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए जो वांग है उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो स्ट्राइक वांग को लग पाए उससे पहले वहां पर एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा बड़ा एनर्जी से बना हुआ है काफी ज्यादा बड़ा हाथ बाहर निकलते हुए जुई ने की हुई स्ट्राइक को वहीं पर ही पकड़ कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही वो हाथ जुई के शॉर्ट स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देता है वैसे ही वहां पर जो एनवाई है वो अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो एनवाई जुई से कहता है कि तुम जैसा एक फर्स्ट लेवल वाला इमोर्टल यहाँ पर आकर इस तरह का घटिया बर्ताव कैसे कर सकता है। उस एनवाई और उसके साथियों को देखने के बाद जो जुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि इतने छोटे से डार्क एबिसिस के अंदर 6 इमोर्टल लेवल के पावर हाउसेस कैसे मौजूद है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वांग से कहता है कि मुझे पता था तुम एक मामूली से डार्क एबिसिस का किंग जो कि ट्रिबुलेशन रिलम पर है, उसके खातिर कभी भी ईस्टर्न रीजन को धोखा नहीं दोगे, लेकिन अब पता चला है कि तुम एक ट्रू इमोर्टल बैकअप दे रहा है जिसने कि तुम्हें पालतू कुत्ते की तरह खेलने दिया। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एनवाई है वो चांग से कहता है कि वो तो तुम्हें कुत्ता कह रहे, आखिर तुम उसका जवाब कैसे दोगे। एनवाई की ये बात सुनने के बाद जो वांग है वो कहता है कि कहते हैं ना समझदार जो पर्सन होता है वो सर्कमस्टेंसेस के आगे झुक जाता है, भला कुत्ता होने में क्या बुराई है, एनवाई की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। वांग की ये बात सुनने के बाद जो एनवाई काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कि ये समझ जाते हैं कि किसकी तरफ जाने में तुम्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको उन लोगों को एकजुट करने के लिए तुम हमारे एबेसल क्लैन को फॉलो करो ताकि तुम्हें भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले। और जो गोल्ड क्लैन का लीडर होता है वो वांग से कहता है कि जब तुम इतना कह ही रहे हो तो तुम एनवाई को एंटरटेन करने के लिए उसके सामने 2-4 बार भूको तो। जिस बात को सुनने के बाद जो वांग है वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे साजिश क्यों रच रहे हो। वांग को अपनी बात न मानता हुआ देखने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, अगर तुमने एनवाई को धोखा देने की कोशिश की तो उसकी पनिशमेंट सिर्फ मौत है। जिस बात को सुनने के बाद जो वांग है वो काफी ज्यादा डर जाता और कहता है कि भोंकना ही है ना, जब तक एनवाई सेटिस्फाई नहीं होती तब तक मैं यहाँ पर भोंकता रहूंगा। इतना कहने के बाद जो वांग है वहां पर कुत्ते की तरह भोंकना शुरू कर देता है, जिसे इस तरह से भोंकता हुआ देखने के बाद जो एनवाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे तुमने हूबहू कुत्ते के भौंकने की नकल की है, मुझे तो तुम सच में काफी ज्यादा पसंद आए। जिस बात को सुनने के बाद जो वांग है वो एनवाई से कहता है कि मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुत्ते की तरह भौंकना मेरी स्पेशलिटी है। और वांग को एनवाई के सामने इस तरह से कुत्ते की तरह भौंकता हुआ देखने के बाद जो कल्टीवेटर्स होते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और जो जुई होता है वो चिल्लाते हुए वांग से कहता है कि वांग तुमने और तुम्हारा जो फिदर इमोर्टल सेक्ट है उसने इंसानियत की इज्जत के ऊपर काफी बड़ा तमाचा मारा है।
और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ताली बजाते हुए कहता है कि जब बेशर्मी की बात आती है तो तुम उसके पीक पर पहुंच चुके हो, खास करके तुम्हारे कुत्ते की तरह भौंकना एकदम असली लग रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो वांग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ए जुलिन, तुम अभी भी काफी ज्यादा घमंडी बन रहे हो, जरा इनकी तरफ देखो, ये इनवाई जो है वो तुम्हारी मौत है। वांग के इतना कहने के साथ ही हमें इनवाई को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तो तुम हो ये जूलियन, कुनलुन को वापस पाने में तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशानी दी है। अगर तुम नेदर एबेसिस से बाहर होते तो तुम्हें मुझे मारने में काफी ज्यादा दिक्कत आती, लेकिन अब तुम मेरे टेरिटरी के अंदर हो और जो कोई भी मेरे टेरिटरी के अंदर आता है वो मुझसे कभी भी बच नहीं पाता। इतना कहने के बाद जो इनो है वहां पर एक फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है। जैसे फॉर्मेशन को सेटअप करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हो। और उस फॉर्मेशन को देखने के बाद जो जुयो काफी ज्यादा हैरान हो जाकर कहता है कि ये तो इमोर्टल्स को कैद करने वाली और डीमन को खत्म करने वाली फॉर्मेशन है। जुई की बात सुनने के बाद जो एनो है वो कहता है कि तुम जैसी चींटियों ने भी इस फॉर्मेशन को पहचान लिया क्या? ये जो फॉर्मेशन उसे नेदर एबेसिस के एंशिएंट हेवनली फॉर्मेशन मास्टर ने बनाया है। ये 6th ग्रेड का हेवनली फॉर्मेशन है जिसके के अंदर अगर कोई इमोर्टल भी फंस जाएगा ना तब भी कभी भी जिंदा लौट कर बाहर नहीं निकल पाएगा। और जैसे ही वो फॉर्मेशन वहां पर पूरी तरीके से सेटअप हो जाता है वैसे उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी जो कल्टीवेशन पावर होती है वो धीरे धीरे कर कर कम होने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उस फॉर्मेशन को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ह्यूमन कल्टीवेटर्स को उन फॉर्मेशन के अंदर झटपटाता हुआ देखने के बाद जो वांग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया ना, अपनी औकात जानने वाले ही जिंदा रहते हैं। और जो गोल्ड गैंग का लीडर होता है वो एनवाई से कहता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर एजुलियन भी फंसा हुआ है, जल्दी से उसे खत्म करो। तभी जो एनवाई है वो गोल्ड गैंग के लीडर से कहता है कि जी हाँ, मैं उसे खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे लोगों से एक छोटा सा काम करवाना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो गोल्ड गैंग का लीडर है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एनवाई से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लेकिन तब भी हमें इस फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए नेदर एबेसिस के जो डेमंस होते हैं उनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके बॉडी के अंदर से भी काफी तेजी के साथ उनकी जो कल्टीवेशन पावर होती है वो खींच ली जा रही होती है, जिस वजह से वो भी काफी ज्यादा झटपटा रहे होते हैं। और जो गोल्ड गैंग का लीडर है उससे मदद मांग रहे होते हैं। जिस चीज को देखने के बाद जो गोल्ड गैंग का लीडर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने इस तरह से झटपटाता हुआ देखने के बाद वो जो है वो जल्दी से एनवाई के पास जाकर उससे कहता है कि एनवाई, आखिर तुम मेरे लोगों को इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो? जिस बात को सुनने के बाद जो एनवाई वो गोल्ड गैंग के लीडर से कहता है कि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफी ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत पड़ती है और तुम्हारे जो लोग इस फॉर्मेशन को मेंटेन और एक्टिवेट करने के लिए एक अच्छे पावर का सोर्स बनेगा, जिसके वजह से मैं उनके लाइफ फोर्स को उनके अंदर से खींच रहा हूँ। उन लोगों को तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि वो हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनो और गोल्ड गैंग के लीडर को अपने ही लोगों को मारता हुआ देखने के बाद जो ली उजी उनसे कहता है कि तुम तो अपनों को ही मार रहे हो, क्या इस नेदर एबेसिस के अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है? और जो होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या मेरी तरक्की का रास्ता सचमुच यहीं पर ही खत्म होने वाला है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और सारे लोगों को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेने के बाद जो इनो है उसे ऐसा लगने लगता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा डर चुका होगा, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि यूजुअली यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे देखने के बाद तुम्हारा जो एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इतना कहने के बाद जब इनो हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि एजुलिन की तरफ देखते हैं तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी डर का नामो निशान नहीं होता, बल्कि उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जो कि वो सारा का सारा गुस्सा इस एनवाई के ऊपर निकालने वाला होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी डरता ना हुआ देखने के बाद जो एनवाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये आदमी निराशा का जरा भी संकेत क्यों नहीं दे रहा है, क्या उसे डर नहीं लग रहा है या फिर उसके पास ऐसा कोई तरीका है जिस तरीके को इस्तेमाल करके वो इन सारे लोगों को बचा सकता है?
लेकिन ये जो फॉर्मेशन 6th ग्रेड का है, यानी कि इसके अंदर अगर 6th ग्रेड का इमोर्टल भी आ जाए या फिर 6th ग्रेड का डेमन भी आ जाए, तब भी ये जो फॉर्मेशन है उसे खाक बना सकता है। तो इस फॉर्मेशन के सामने एजुलिन क्या है, बस एक चींटी जो कि कभी भी मसली जा सकती है। इतना सोचने के बाद जो एनो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि देखो तुम और तुम्हारे जो डिसाइपल्स है वो कैसे मरते हैं। एनो के इतना कहने के साथ हमें लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और रो रहे होते हैं। और रोते हुए जो लिटिल रेड है वो कहते हैं कि मास्टर मास्टर मैं मरना नहीं चाहते। और जो लिटिल ब्लैक है वो तो जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हुए कहता है कि अगर मुझे मरना ही तो मैं अपने होमलैंड यानी कि मेडिसिन किंग वैली के अंदर वापस जाना चाहूंगा। लेकिन तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उनके सिर को सहलाते हैं। उनसे कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, जब तक तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है तब तक तुम्हारा कोई बाल भी उखाड़ नहीं सकता। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो लिटिल रेड और जो लिटिल ब्लैक है वो रोना बंद कर देते और हमारा जो मेन कैरेक्टर उनसे आगे कहता है कि विद सा फॉर्मेशन आखिर तो हमारे मास्टर का क्या बिगाड़ सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एनो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि दिखावा कर रहे हो, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छा दिखावा करते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हैं, उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने दोनों उंगलियों के ऊपर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि सिस्टम ने मुझे जो साइनिंग लोकेशन दी थी, उस साइनिंग लोकेशन पर आने के बाद मैंने सबसे पहले साइन इन किया, जिसके वजह से मुझे रिवॉर्ड में फॉर्मेशन एक्सपीरियंस पैक मिला। यानी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी फॉर्मेशन है उस सारे के सारे फॉर्मेशन की जो नॉलेज है वो मेरे दिमाग के अंदर है, जिसके वजह से इस बिद्दी से फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस फॉर्मेशन के कोर पॉइंट या फिर उस फॉर्मेशन के जो कमजोर पॉइंट होते हैं उसके ऊपर एक ही समय पर अपनी एनर्जी से हमला कर देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद जो लिऊ जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और जो होंगे वो कहते हैं कि क्या वो इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करता हुआ देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा डर जाते और हैरान होते हुए जो एनोए उसे कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, वो बदमाश सिर्फ झूठ बोल रहा है। आखिर डिवाइन एनोए ने लगाए हुए फॉर्मेशन को वो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वंग के इतना कहने के साथ हमें एनोए को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को उस फॉर्मेशन को तोड़ता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से दिलासा देते हुए कहता है कि इसे तोड़ना नामुमकिन होगा, क्योंकि 6th ग्रेड का हेवनली फॉर्मेशन है। चाहे कोई इमोर्टल लॉर्ड भी इसे तोड़ने की कोशिश करे फिर भी ये नहीं टूटेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एजुलिन है वो एक हेवनली फॉर्मेशन मास्टर है। नहीं नहीं, कुनलुन रिलम के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हेवनली फॉर्मेशन मास्टर तक पहुंच पाया हो। एक हेवनली फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए उसकी जो मेंटल पावर है वो कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई ट्रू इमोर्टल भी होगा तब भी उसकी जो मेंटल पावर होगी वो बस 20 ही होगी। यहाँ तक कि जो प्रोफाउंड इमोर्टल है वो भी 100 टायर की जो मेंटल पावर है उस तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप लोग भूल चुके तो मैं आपको बता दूं, हमारे मेन कैरेक्टर ने जिसके पास से वो आइलैंड इनहेरिटेंस में लिया, यानी कि वो बुड्ढा भी एक फॉर्मेशन मास्टर था। और उसने जब हमारे मेन कैरेक्टर की मेंटल पावर को चेक किया था तब हमारे मेन कैरेक्टर की जो मेंटल पावर थी, मुझे साफ साफ तो याद नहीं है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की जो मेंटल पावर थी वो 100 तो थी, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से एक फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। और इसके अलावा वो जो बूढ़ा आदमी है, उसने हमारे मेन कैरेक्टर को अपना डिसाइपल बनने के लिए भी कहा था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने साफ साफ उसे मना कर दिया था, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम है जो कि अपने आप ही सारी दुनिया की जो फॉर्मेशन के नॉलेज है वो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग के अंदर डाल सकती है। और बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर नेदर एबेसिस के अंदर साइन इन करता है, वैसे ही जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग के अंदर जो फॉर्मेशन मास्टर की जो पावर है, या फिर ऐसा कहो कि इस दुनिया के अंदर जितने भी फॉर्मेशन है वो सारी की सारी फॉर्मेशन की नॉलेज हमारे मेन कैरेक्टर की दिमाग के अंदर डाल देता है, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक फॉर्मेशन मास्टर बन जाता है। फिर हमें उस फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वांग होता है इनोए से कहता है कि इनोए आखिर आपके साथ क्या गलत है। जिस बात को सुनने के बाद जो इनोए है वो वांग से कहता है कि वो एक ग्रैंड फॉर्मेशन मास्टर है। जिस बात को सुनने के बाद जो वांग है वो इनोए से कहता है कि क्या ग्रैंड फॉर्मेशन मास्टर आखिर वो क्या है। इस बात को सुनने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर होता है वो कहता है कि एक लेजेंडरी फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि वो हेवन और अर्थ का जो फॉर्चून है उसे भी सीज कर सकता है। और वो अकेला ऐसा पावर हाउस होता है जो कि अकेले खुद के बलबूते के ऊपर पूरी की पूरी रेसेस को खत्म कर सकता है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि जो
इमोर्टल लॉर्ड्स होते हैं वो भी उसके सामने झुकते हुए उसे काफी ज्यादा विनम्रता से ग्रीट करते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो वांग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इम्पॉसिबल है, आखिर एजुलिन भला ऐसे कैसे हो सकता है। अगर सच में एजुलिन एक फॉर्मेशन मास्टर है तो ये जो फॉर्मेशन है वो एजुलिन को कभी भी संभाल नहीं पाएगी। वांग के इतना कहने के साथ ही हम इस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर कुछ ही समय के अंदर वो जो फॉर्मेशन है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखने के बाद जुजुयो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि सीनियर ए ने सिर्फ अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। एक सचमुच काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारनामा था। ऐसा लग रहा था कि जो सीनियर ए है वो आसमान को भी चुनौती दे रहे हो और बाकी के जो ह्यूमन कल्टिवेटर्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उनकी जान बचाई होती है। और हमें लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक को भी दिखाया जाता है, वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके मास्टर ने वो जो फॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रॉय करते हुए उन दोनों को बचा लिया है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखने के बाद जो एनवाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आज के समय में कुल्लू रिलम के अंदर इतना ज्यादा मॉन्स्टरस प्रोडिजी एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन तभी एनवाई के पास गोल्ड गैंग का लीडर आते हैं, उनसे कहता है कि एनवाई अब हमें क्या करना चाहिए। और हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि जल्दबाजी में कदम उठाने का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब मैं ना तो आगे बढ़ सकता हूँ और ना ही पीछे हट सकता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। गोल्ड गैंग के लीडर की बात सुनने के बाद जो एनवाई अपने सारे के सारे साथियों को बुलाते हुए कहता है कि इस समय हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अगर हमने एजुलियन को नहीं हराया तो हम इस लड़ाई को हार जाएंगे। इतना कहने के बाद जो एनोए अपने पास से उसी पावर बढ़ाने वाली बीड को बाहर निकालते हुए अपने साथियों को देते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। एनोए के इतना कहने के साथ ही हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक एक कर वो जो पावर बढ़ाने वाली बीड है या फिर गोली है जिसके के बारे में मैं भूल चुका हूँ, उस बीड को खा लेते हैं। जैसे वो उस बीड को खा लेते हैं वैसे उनकी जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पावर बढ़ने के साथ ही वो लोग सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को खत्म करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते। जिन लोगों को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने स्वord को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम जैसी चींटियों को खत्म करने के लिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उस जैसी गोली खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो एनोए और उसके जो बाकी के साथी होते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद जैसे वह हमारे मेन कैरेक्टर के और ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं वैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कैंगन कॉस्मिक रिंग स्लैश का इस्तेमाल करते हुए जो एनवर उसके जो साथी होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते और हमारे मेन कैरेक्टर की स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस स्लैश के चपेटे में जो जो आता है वो वहीं पर ही कट कर मारा जाने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस शॉर्ट स्लैश को देखने के बाद जुजुयो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि अच्छा तो ये वही लेजेंडरी पावर है जिसने की एक ही सिंगल शॉर्ट स्ट्राइक के साथ 14 प्रोविंस को खत्म कर दिया था। इसे आज अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और हमें एनवाई को दिखाया जाता है जो कि अपने बचे हुए साथियों से कहता है कि पीछे बिल्कुल भी मत हटना, तुम्हारे पास जो भी ट्रम्प कार्ड है उस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करो। एनवाई की बात सुनने के बाद उसके जो साथी होते हैं अपने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि एजुलिन तुमने हमें इस मूव को यूज करने के लिए फोर्स किया है, अब तुम बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हो। और उन लोगों को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद जुजुयो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि काफी ज्यादा बुरा है, वो लोग अपनी इमोर्टल सोर्स को खुद ही तबाह करने वाले हैं, सीनियर थोड़ा सा संभल कर। जुई की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जुई से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी एक इलाज है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने बरियल हेवन कॉफिन को बाहर निकाल देता है। जिस बरियल हेवन कॉफिन को हमारे मेन कैरेक्टर ने सबसे पहले जो मॉन्क होते उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल किया था, वो भी इस मांगा के शुरुआती चैप्टरों में। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस कॉफिन को खोल लेता है वैसे वो जो कॉफिन होता है वो वहां पर जितने भी एनवाई के साथी होते हैं उन सारे के सारे एनवाई के साथियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस चीज को देखने के बाद जो एनवाई है वो काफी ज्यादा डर जाता और कांपते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एनवाई से कहता है कि ये सच है या फिर नहीं है, क्यों ना तुम खुद ही जाकर इसका एक्सपीरियंस ले लो। इतना कहने के बाद हमारा
हमारा जो मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमला एनवाई के ऊपर कर देता और वो हमला एनवाई को लग पाए उससे पहले एनवाई के सामने किसी तरह की शील्ड अपीयर हो जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के हमले को वहीं पर ही रोक लेती है। जिस शील्ड को अपनी आंखों के सामने अपीयर होता हुआ देखने के बाद जो एनवाई वो भी पहले कुछ समझ नहीं पाता और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हमें एनवाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ये नेदर एबेसिस की अथॉरिटी है जिसने कि मुझे पहचान लिया है। और उस पावर बढ़ाने वाली भीड़ को बाहर निकलते हुए कहता है कि आखिरकार आखिरकार इसने मुझे पहचान ही लिया। इतना कहने के बाद वो जो एनवाई उस भीड़ को खा लेता है या फिर नहीं खा लेता ये साफ साफ हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो नेदर एबेसिस की अथॉरिटी है वो एनवाई को एक्नॉलेज कर लेती है। वैसे ही जो एनवाई होते हैं और भी ज्यादा घमंडी बनते हैं, वे अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। एनवाई के बाद सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एनवाई से कहता है कि इस दुनिया के अंदर इनविंसिबल जो वर्ड है वो मेरे सिवा कोई भी बोल नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर इनविंसिबल सिर्फ एजुली ने, मेरे अलावा कोई भी इस दुनिया के अंदर इनविंसिबल नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एनवाई है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो छोटी सी दुनिया, इस दुनिया को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इस दुनिया का मैं भगवान हूँ, तुम बस एक छोटे से ट्रू इमॉर्टल है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर कोई ट्रू किंग भी आ जाए तब भी वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। एनवाई के बात सुनने के बाद जो गोल्ड के अंकल लीडर और जो वांग एनवाई को नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड बनने के लिए उसे बधाइयाँ देने लगते हैं। फिर जो एनवाई वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रेशर को रिलीज करने लगता है। अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को अपने घुटनों पर बिठा देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होता है वो कहता है कि मैं इतनी ज्यादा ऑपरेसिव फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और जो हंग होता है वो कहता है कि जो इनवाई है वो अब इस नेदरवर्ल्ड का हेवनली दाव बन चुका है, अगर वो हमें उसके सामने घुटने टेकने के लिए कहेगा तो हमें उसके सामने घुटने टेकने ही होंगे। होंग की बात सुनने के बाद जो लिटिल रेड होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए होंग से कहती है कि लेकिन अभी भी जो मास्टर है वो खड़े क्यों है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उनके चुकने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कि हेमोली दाव से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो इस दुनिया के विल को कैसे रजिस्ट कर पा रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को इस दुनिया के विल के सामने भी ना झुकता हुआ देखने के बाद जो एनो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस दुनिया के जो रूल्स है उसके खिलाफ क्यों काम नहीं कर रहे हैं। इतना कहने के बाद जो एनो है वो नीदरलैंड के रूट लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नीदरलैंड के रूट लॉ से भी हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे जो मेन कैरेक्टर मस्त वहां पर खड़े रहकर अपने कान में उंगली डालकर उसके मजे ले रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने रूट लॉ भी काम ना आता हुआ देखने के बाद जो एनो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे ऊपर तो रूट लॉ भी काम नहीं कर रहा है, ये तो हेवनली दाव के खिलाफ जाने जैसा है। इतना कहने के बाद जो एनो फिर से अपने हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि इस दुनिया के अंदर मैं ही हूँ और इस दुनिया के जितने भी लॉज है उन्हें मेरी बात माननी होगी, जल्दी से इन लोगों को और भी ज्यादा सप्रेस करो। एनवाई की बात सुनने के साथ ही जो नीदरलैंड के लॉज होते हैं वो और भी ज्यादा प्रेशर को रिलीज करते हैं, वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें और भी ज्यादा सप्रेस करने लगते हैं, जिस वजह से जो नीदरलैंड की जमीन है वो भी टूटने लगती है और वहां पर बड़े बड़े गड्ढे तैयार होने लगते हैं, जिस वजह से जो कल्टीवेटर्स होते हैं और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि ये जो दुनिया है वो धीरे धीरे कर तबाह हो जाएगी। लेकिन नीदरलैंड के लोग इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है एनवाई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि क्या बस तुम अपने आप को हेवन कहती हो और तुम्हारे पास इतनी ताकत है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो हेवनली दाव है वो काफी ज्यादा कमजोर है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एनो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो हेवनली दाव के खिलाफ जाता है उसे वहीं पर ही मार देना चाहिए। इतना कहने के बाद जो एनो है वो अपनी 10,000 ट्रिबुलेशन नेदर हेवन पाम का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और एनवाई को उस पाम का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो वांग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एनवाई की इन पाम के अंदर हेवन और अर्थ की पावर है, जिसके वजह से अगर इस पाम के आगे कोई ट्रू किंग भी आ जाए तब भी वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए एक हाथ से उस पाम के ऊपर हमला कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर के एक हमले के साथ वो जो पाम
होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद जो एनोय होते हैं उसका पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि आखिर आखिर वो मेरे हम लोग को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरी यानी कि हेवनली दाव की जो पावर है वो तो इनविंसिबल होनी चाहिए थी ना। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एनोय से कहते हैं कि हेवनली दाव को पाने के बाद तुम इनविंसिबल हो सकते हो, नहीं तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एनो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि वो तो बस एक ट्रायल बॉल थी, असली बॉलिंग तो अब शुरू होगी। इतना कहने के बाद जो एनो है वो लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए मुक्कों से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने भी स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए उसके जितने भी मुक्के उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। जैसे उन दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं वैसे वहां पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को इनवॉय से इस तरह से लड़ता हुआ देखने के बाद जो काफी ज्यादा चौंकती है। वे कहता है कि जो सीनियर है वो तो इस दुनिया की विल के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। और जो हंग होता है वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो नेदरवर्ल्ड की जो विल है उसके सेपरेशन को भी इग्नोर कर रहा है। यहाँ तक कि जो हेवनली दाव जिसकी तरफ है उसको भी काफी ज्यादा तक कर देते हैं, उसे पीछे धकेल रहा है। और हमें इनवॉय को दिखाया जाता है उसे भी अब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लड़ाई करने के लिए काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो मनी मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जितना मैं उसे दबाने की कोशिश करता हूँ उतना ही वो मेरे ऊपर पलटवार करता है। इनवॉय के इतना कहने के साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर इनवॉय के जितने भी मुख्य उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उन सारे के सारे मुखों को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो इनवॉय और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आखिर तुम मेरे हेवनली दाव के खिलाफ इस तरह से कैसे लड़ सकते हो। आखिर तुम मेरे हेवनली दाव के रास्ते को इस तरह से कैसे खराब कर सकते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से इस दुनिया के विल के खिलाफ लड़ता हुआ और जीतता हुआ देखने के बाद जो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर सीनियर ये दुनिया के विल के खिलाफ कैसे लड़ते हैं, मुझे भी इसके बारे में जानना है। जब इनवाई ने हमारे मेन कैरेक्टर से सवाल पूछा होता है कि आखिर तुम इस दुनिया के विल के खिलाफ यानी कि हेवनली दाव के खिलाफ कैसे लड़कर जीत सकते हो, उस सवाल का जवाब अब हमारा मेन कैरेक्टर इनवाई को देते हुए उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स के साथ भिड़ता हूँ उतना ही ज्यादा मैं स्ट्रांग बनता जाता हूँ। यानी कि मैं जितना ज्यादा स्ट्रांग लोगों के साथ लड़ाई करूंगा मेरी जो पावर है उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि मैं उनसे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एनोवे वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते है, उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। एनोए के बाद सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एनोए से कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं जितना स्ट्रांग अपोनेंट से लड़ाई करूंगा उतना ही मैं स्ट्रांग बनता जाऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो एनोए अपने दांत पीसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बस बहुत हो गया। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इस दुनिया का मैं रूलर हूँ और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। इतना कहने के बाद जो एनोए वो हेवनली दाव की जो स्वॉर्ड है उसे बाहर आने के लिए कह देता है। और जैसे इन्होंने हेवनली दाव के स्वॉर्ड को वहां पर समन करता है वैसे आसमान में काफी ज्यादा थंडर जनरेट होने लगती है और आसमान से काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ी जो स्वॉर्ड है वो धीरे धीरे कर नीचे आने लगती है। और इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड को देखने के बाद जो अंकल फैन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि इतनी ज्यादा लड़ाई करने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर बची हुई है। इस पावर के सामने हम भी जकड़े हुए, यहाँ तक कि हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे। आखिर ये किस तरह की पावर है। फिर जो एनो है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ए जूलियन आज मैं तुम्हारे बॉडी के साथ तुम्हारे सोल को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम कभी भी पुनर्जन्म ना ले पाओ। इतना कहने के बाद एनोए अपनी हेवनली दाव स्वॉर्ड को सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंक देता है। जो स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए जो एनोए उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना मैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ लड़ूंगा मेरी जो ताकत है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है। जैसे हमारे मेन कैरेक्टर का हमला जाकर उस स्वॉर्ड से टकराता है वैसे वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है ऐसा लग रहा होता है कि वहां पर मानो कि वहां पर एक जो प्लेनेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को देखने के बाद जो गोल्ड के अंकल लीडर है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि तभी हमें
फिर से धमाके की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के हमले ने जो हेवनली दाव की स्वॉर्ड होती है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जैसे वो स्वॉर्ड वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वैसे ही नीचे खड़े हुए जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर बन रहा होता है वो प्रेशर भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखने के बाद जो जुई है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि सीनियर वास्तव में अपनी ताकत से दुनिया की विल का भी सामना कर सकते हैं। इस तरह की जो ताकत है वो मेरे समझ से परे है। और जो लियू जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, आखिर नीदरलैंड का इतना छोटा सा हेवनली दाव आखिर मेरे मास्टर का कुछ क्या भी कर सकता है। और जो हम होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल है कि मॉर्टल के पास वर्ल्ड को चुनौती देने की शक्ति कैसे हो सकती है। उसने उस चीज को जरूरी कहीं पर छुपा के रखा होगा, एक ट्रेजर जो कि किस्मत को भी चुनौती दे सकता है। अगर उसके पास वो ट्रेजर नहीं होता तो इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। और हमें एनोय को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जो कि हेवनली दाव तो मैं सरप्राइज नहीं कर सकता, तो फिर इस नीदरलैंड को अपना ताबूत बना और सारे के सारी जिंदा चीजों को यहीं पर ही सेक्रीफाइस कर दो। इतना कहने के बाद जो एनोय काफी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। जिसे एनर्जी को इकट्ठा करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उससे कहते हैं कि क्या तुम अब मुझे भी अपने साथ नीचे लेकर जाना चाहते हो, यानी कि मुझे भी अब तुम्हारे साथ मारना चाहते हो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी अपने हाथों के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जो एनो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि एजुलिन इस रिलम के अंदर में ही हेवनली दाव हो, अगर हेवनली दाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो जो दुनिया है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली एपोक्लिप्स क्या होता है। चलो हम लोग साथ में मरते। इतना कहने के बाद जो एनो है उस दुनिया की जो हेवनली दाव है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे उस दुनिया का हेवनली दाव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैसे ही वो जो दुनिया है और धीरे धीरे कर कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो जो दुनिया धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद जो गोल्ड क्लैन का लीडर होता है वो कहता है कि निडर एबेसिस मेरा घर, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जो ग्रेट एल्डर होता है वो वांग से कहता है कि सेकंड मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनने के बाद जो वांग है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर चिल्लाते हैं। उसे कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने मुझे कन्विंस किया था नेदर एबेसिस का साथ लेने के लिए, और अब देखो। और जो होंगे वो कहता है कि दुनिया की डिस्ट्रक्शन अभी ऐसी चीज नहीं रही जिससे कि इंसान के पावर रेजिस्ट कर सकती है। और हमें एनोय को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर करने की यही कीमत है, कोई भी इस नेदरलोक के डिस्ट्रक्शन को नहीं बदल सकता। इस बैटल के पास ईस्टर्न रीजन के ऊपर रूल करने के लिए हमारे नेदरवर्ल्ड की जो रेसेस है उसका काफी ज्यादा बड़ा हाथ होगा। एनोय के बाद सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लगता है। फिर वो वहां पर किसी तरह के फॉर्मेशन को सेटअप करते हुए जो एनोय उससे कहता है कि अगर तुम खुद ही बम बांधकर फटना चाहते हो तो खुद फटो ना, आखिर दूसरे लोगों को इसके अंदर क्यों घुसेट रहे हो। मेरे जैसे एक इमोर्टल को आपके साथ दफनाए जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इतना कहते कहते हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां पर उस फॉर्मेशन को सेटअप कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर को उस फॉर्मेशन को वहां पर सेटअप करता हुआ देखने के बाद जो एनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहते हैं कि ये तो इतना ज्यादा बड़ा टेलीपोर्टेशन अरे है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर वो इतने ज्यादा कम समय के अंदर इतने ज्यादा बड़े टेलीपोर्टेशन अरे को कैसे सेटअप कर सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इतना कहने के बाद जो एनो हमारे मेन कैरेक्टर को उस टेलीपोर्टेशन अरे को सेटअप करने से रोकने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसे अपनी तरफ हमला करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे कहता है कि चुपचाप से वहां पर खड़े रहो ना, तुम यहाँ पर फटने के लिए आए थे ना, तो चुपचाप से दूर जाकर फटे ना, आखिर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हमला करते हुए उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। एनोय को दूर फेंक देने के साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर उस टेलीपोर्टेशन अरे को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है और वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। कि तभी हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि इमोर्टली इमोर्टली रुकिए, मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, मैं तो बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था, मैं हमेशा से ही ईस्टर्न रीजन का पालतू कुत्ता हूँ। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वांग के ऊपर भी हमला करते उसे दूर फेंक देते और उससे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें
बिल्कुल भी नहीं जानता कि हम इससे पहले कभी मिले हैं। और इसके अलावा हमारा जो मेन कैरेक्टर वहाँ का मजाक उड़ाते हैं, बाकी के लोगों से कहते हैं कि देखा इसे कहते हैं आखिरी समय में तिनके का सहारा लेना। इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पर जितने भी ह्यूमन कल्टीवेटर्स होते हैं उन सारे के सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स को वहाँ पर से टेलीपोर्ट कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर से टेलीपोर्ट होता हुआ देखने के बाद और अपने आप को मरने के लिए वहीं पर ही छोड़ता हुआ देखने के बाद जो वहाँ के वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हैं, उसे कहते हैं कि ए जूलियन तुम्हारी जो मौत है वो अच्छी नहीं होगी, तुम सड़ सड़ के मरोगे। और हमें इनोए को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि हार गया, पूरी तरीके से हार गया। आखिर मैं किस तरह का नीदरलैंड का प्रोडिजी हूँ, आखिर किस तरह का मैं हेवनली दाव रूलर हूँ, आखिर में मैं कुएं के अंदर फंसा हुआ बस एक मेंढक ही था। मुझे बस इसी बात का अफसोस है कि मैं ये विटनेस नहीं कर पाऊंगा कि जो नेदरवर्ल्ड की रेसेस है वो अपने झंडे को ईस्टर्न रीजन के अंदर फैलाएंगे। और इससे भी ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारी सिर्फ फेम पाने की एक सीढ़ी बनकर रह गया। ये जो नेदरवर्ल्ड की जो आग है वो निश्चित रूप से तुम्हारे आगे का रास्ता जलाकर राख कर देगी। मेरी जो रेस है वो येलो स्प्रिंग के आखिर में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एनोए के इतना कहने के साथ ही जो नेदर एबेसिस होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वहां पर से सीन चेंज होकर में ईस्टर्न रीजन के शंगोंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर सारे के सारे कल्टीवेटर्स को टेलीपोर्ट कर कर वहां पर लेकर आ जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को उनकी जान बचाने के लिए जितने भी कल्टीवेटर्स बचे हुए होते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। जिन लोगों को शुक्रिया अदा करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो बस मेरा छोटा सा एफर्ट था। और धीरे धीरे कर जो नेदर वर्ल्ड का जो रास्ता होता है वो पूरी तरीके से बंद हो रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद जो अंकल फैन होते हैं वो कहते हैं कि अब जो नेदर वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो नेदर वर्ल्ड के अंदर जो डार्क क्रीचर्स रहते थे उनसे अब हमें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इमोर्टली ने सच में ईस्टर्न रीजन के आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए पीस को इंश्योर किया है। लेकिन तभी जो वो कहता है कि सारे लोग सुनो, हालांकि जो नेदरवर्ल्ड है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट तो फेदर इमोर्टल सेट है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। जो चेंज यानी कि जो फेदर इमोर्टल सेट का जो होली सन और उसके पीछे जितने भी फोर्सेस है वो सबसे बड़ा खतरा है। जिस बात को सुनने के बाद जो अंकल फैन है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि नेदरवर्ल्ड के रेसेस के खिलाफ सारे लोगों को मिलकर हमला करवाने के पीछे जरूरी इनके कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी। जिस बात को सुनने के बाद जो लिंगर होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन फेदर इमोर्टल सेट के जो रूट्स है वो काफी ज्यादा गहरे जा चुके हैं, क्या हम उनके खिलाफ जीत सकते हैं। फिर जो जुई वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि सीनियर इस मामले में आपकी क्या राय है। जुई कितना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको फेदर इमोर्टल सेट के अंदर जाकर साइन इन करना होगा। और अगर आपने सक्सेसफुली फेदर इमोर्टल सेट के अंदर जाकर साइन इन किया तो आपके पास जितने भी 3 इमोर्टल ग्रेड के आर्टिफैक्ट है उन्हें अपग्रेड करते हुए इमोर्टल लॉर्ड ग्रेड का बना दिया जाएगा। जिस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन में कहता है कि बिल्कुल सही, पुराने और नए हिसाब दोनों ही चुकता हो जाएंगे और मेरे जो आर्टिफैक्ट है वो भी अपग्रेड हो जाएंगे, एक तीर से दो निशाने। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से सोचता हुआ देखने के बाद जो अपने मन में कहता है कि क्या सीनियर ए बेफिदर इमोर्टल सेट के पीछे की ताकतों से सावधान हो रहे हैं। ये समझ में भी आता है आखिरकार जो फेदर इमोर्टल सेट है वो ईस्टर्न रीजन की सबसे ज्यादा पुरानी एग्जिस्टेंस है। जुई कितना कहने के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि बस मामूली सा फेदर इमोर्टल सेट, कल इसी समय पर हम पूरे के पूरे फेदर इमोर्टल सेट को इस दुनिया से गायब कर देंगे। हमारे मेन कैरेक्टर के बाद सुनने के बाद जुई और जो बाकी के कल्टीवेटर्स होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को उनका साथ देते हैं फेदर इमोर्टल सेट को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा भी करने लगते हैं। उन लोगों को इस तरह से कहता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फेदर इमोर्टल सेट और मेरे बीच में पहले से ही दुश्मनी है, जिस दुश्मनी को अब सेटल करने का सही समय आ चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें फेदर इमोर्टल सेट के बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ये वही बैक माउंटेन है जहाँ पर जो फेदर इमोर्टल सेट का जो पुराना सेट लीडर होता है वो चेंज यानी कि जो होली सन है उसे लेकर आया होता है और उसी समय पर जो होली सन है उसे किसी बाहरी एग्जिस्टेंस ने उसे
ताकत दी थी। दूसरे बैक माउंटेन के केव के अंदर हमें फिदर इमोर्टल से के एंसेस्टर तियान होंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी ट्रू इमोर्टल के 6th लेवल पर होता है। वहां पर आने के बाद जो एंसेस्टर होते हैं वो वहां पर की जो बाहर की दुनिया की ताकत है उनसे कहता है कि सारे लोग मेरी बात सुनो, मुझे डर है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। उस एंसेस्टर के इतना कहने के साथ हमें उसके के अंदर कई सारे आंखों को दिखाया जाता है, इतनी सारी आंखें, यानी कि वहां पर कई सारे लोग होंगे, जिसमें से एक जो आदमी होता है वो कहता है कि आखिर किस तरह की मुसीबत के जो वांग है वो अपने प्लान में फेल हो चुका है। उस मिस्टीरियस पर्सन की बात सुनने के बाद जो एंसेस्टर उसे कहता है कि मुझे जो वांग है उसका मेमोरी ट्रांसमिशन मिला है, और मैंने इस मेमोरी ट्रांसमिशन के अंदर जो कुछ भी देखा है उसे देखने के बाद मेरे फट के 14 नहीं बल्कि 64 हुई है। जो नेदरवर्ल्ड का एनवाई है वो बस एजुलियन से हारा ही नहीं बल्कि वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से हारा है कि पूरा का पूरा जो नेदरवर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद जो मिस्टीरियस पर्सन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या लेकिन नेदरवर्ल्ड के पास तो दुनिया की विल की ब्लेसिंग थी, तो फिर आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर उसे कहता है कि जो एजुलियन की ताकत है वो हमारे इमेजिनेशन से भी कई गुना ज्यादा है। सही समय, सही जगह और सही लोगों के होने के बावजूद भी जो एनवाई वो एजुलियन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, और मुझे इस बात का डर है कि वो जल्दी हमारे फिदर इमोर्टल सेट के साथ हिसाब चुकता करने के लिए आने वाला है। उस एंसेस्टर के बात सुनने के बाद जो मिस्टीरियस पर्सन तो उससे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर उससे कहता है कि अब इस समय पर हमें जल्द से जल्द जो स्टारगेट का प्लान है उसे समय से पहले ही एक्टिवेट करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो मिस्टीरियस पर्सन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी टारगेट्स है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है। जिस बात को सुनने के बाद जो एंसेस्टर उसके ऊपर चिल्लाते हैं उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी सिचुएशन का एहसास नहीं है, हम एक काफी ज्यादा बड़े डिजास्टर का सामना करने वाले हैं। अगर हमने और देरी की तो मुझे डर है कि हमें इस टारगेट को एक्टिवेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। एंसेस्टर तियान हो के इतना कहने के साथ ही वहां पर और भी ज्यादा फिदर इमोर्टल सेट के जो एंसेस्टर है वो पहुंच जाते हैं, जिसमें से जो एंसेस्टर जिक्सिया होता है वो कहता है कि एंसेस्टर तियानो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौत का इंतजार करने के बजाय टारगेट को जबरदस्ती खोलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हेवनली दाव के सेपरेशन के होने के बावजूद भी जो नेदरवर्ल्ड की आर्मी में वो एजुलिन को नहीं हरा पाई। फिर जो एंसेस्टर किंग लंग होता है वो कहता है कि लेकिन आखिर टारगेट को फोर्सफुली एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उतनी एनर्जी हम कहाँ पर से लेकर आएंगे। एंसेस्टर की इंग्लैंड की ये बात सुनने के बाद जो एंसेस्टर टियानो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने शतरंज के इस मोरे को इतने लंबे समय तक सहेज कर रखा है, अभी से इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। एंसेस्टर टियानो के इतना कहने के साथ ही वहां पर से सीन चेंज होकर हमें हॉलिसन को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी पीछे से जो एंसेस्टर टियानो है वो कहता है कि फिदर इमोर्टल सेट के फ्यूचर के लिए उसे अपनी जिंदगी तो एक्सचेंज करनी ही होगी।